हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू वर्चुअल कक्षा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारे डेफिनेशन, डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक समझो, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ होता है जिसमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो देखो, जैसे घरों में जो स्विच बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। जैसे आप स्विच को ऑन ऑफ करते हो तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। सपोज करो आपने स्विच को ऑन करा तो करंट इजीली फ्लो होगा, आपके अप्लायंसेस तक जाएगा और अप्लायंस आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और अगर आपने तो स्विच को ऑफ करा तो आपका जो अप्लायंस क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। तो ये स्विच ऑन ऑफ होने पे होता क्या है, देखो स्विच जब ऑन होता है तो आपका सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है लाइक दिस। एंड जब स्विच ऑफ होता है तो आपका सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ से हम समझते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये है करंट का जो पाथ है हमने उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया है या ब्रोक डाउन कर दिया है, जिससे करंट उस सर्किट में से फ्लो इजिली नहीं कर पाएगा। क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट का पाथ वापस से रिकवर हो जाता है और आपका करंट क्या होता है, इजिली उस सर्किट में से क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। क्लियर है। तो हमारे पास क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट होते हैं लाइक जैसे बैटरी, कनेक्टिंग वायर, स्विच एंड एनी इलेक्ट्रिक लोड। एनी इलेक्ट्रिक लोड का मतलब लाइक आपका फैन हो गया, आपका बल्ब हो गया, एक्सेट्रा। अब ये बेसिक 4-5 कंपोनेंट होते हैं जिससे आपका कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। बट एक चीज ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट रहेगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक रहेगा। यानी कि आपका पॉजिटिव से कहाँ की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। जैसे कि यहाँ पॉजिटिव से कहाँ की तरफ जाएगा, घूम के नेगेटिव की तरफ जाएगा। हमेशा चीज ध्यान में रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और वी कैन से दैट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो चैप्टर में जुड़े रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो सर्किट में से अभी हमने क्या फ्लो कराया था, हमने करंट फ्लो कराया था। बट करंट जनरेट कहाँ से होता है, करंट जनरेट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। देखो चार्ज क्या होता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है इन एन एटम इट, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है किसी भी मैटर की। तो चार्ज हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जब चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये लाइक चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज ये भी क्या है, लाइक चार्ज है। तो ये एक दूसरे की से क्या होंगे, रिपेल होंगे। ऑन द अदर साइड अनलाइक चार्ज लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जब हम पास में लाएंगे तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। अब आ जाते हैं चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं। चार्ज को देखो बेटा हम डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। और ऐसा यूनिट जो चार्ज की होती है वो होती है कूलम, दैट इज सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब इसमें ध्यान में रखना, आपसे पूछा जाएगा एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम ऑफ चार्ज में अराउंड होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलम ऑफ चार्ज। ये चीज याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके बेस का न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल किस स्पेस पे आएगा, न्यूमेरिकल देखो आपका ये पहला फॉर्मूला जनरेट होता है दैट इज फिजिक्स का, Q इक्वल टू एन इंटू ई। जहां पे आपका Q जो डिनोट कर रहा है वो चार्ज को डिनोट कर रहा है, Q इज डिनोटिंग चार्ज, एन डिनोटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपका कितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलम। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, आपको दे दिया जाएगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले जो भी चीज न्यूमेरिकल में आपको गिवन होती है उसको पहले लिखोगे। जैसे आपको दे रखा है 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1 सी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है आपको, क्वेश्चन मार्क हो गया। यू हैव दिस फॉर्मूला क्यू इक्वल्स टू एन ए। अब एक चीज ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल में चाहे वो मैथ्स हो चाहे साइंस हो, जो भी चीज निकालनी होती है उसको पहले एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ फेंक दो, ताकि हमारी न्यूमेरिकल में मिस्टेक के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाए। तो हमें एन की वैल्यू निकालना है, तो एन हमने एक तरफ रखा, क्यू अपॉन ई हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 1 कूलम, और ई की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर-19 कूलम। ठीक है। तो अब सबसे पहले वी हैव टू सॉल्व दी पावर। देखो यहाँ पे पावर -19 में है, ऊपर पावर जाएगी तो वो प्लस का 19 हो जाएगी अपॉन 1.6। वी कैन राइट दिस एज
10 इंटू 10⁻18/1.6। नीचे वाले का पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो हमारी ऊपर बढ़ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते देंगे 100 इंटू 10⁻18/16। ठीक है, जब इसको फर्दर हंड्रेड्स को 16 को से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जो हमने अभी निकाले थे कि एक कूलम ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके इस फॉर्मूले से भी ड्राइव होने कर दिया। अब एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ से आपको पता चल गया एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए 2 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा लो, तो आपको ये डायरेक्टली अगर 1 मार्कर एमसीक्यू में आ जाएगा तो डायरेक्टली आपने करना क्या है, 2 को 6 इंटू 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, यहाँ हमने 6 को राउंड ऑफ करके लिया है। ठीक है, 6.25 था, उसको राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10⁻18 ले लिया। क्लियर है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेडी चार्ज का हमारा Q इक्वल्स टू एन। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो चार्ज की वजह से क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, और करंट किस में फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो करता है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट को जो हम डिनोट करेंगे वो हम डिनोट करेंगे कैपिटल आई से। ठीक है, याद रखना करंट को भी से डिनोट करेंगे कैपिटल आई से। ठीक है, तो करंट का जो फॉर्मूला निकला वो हमारा करंट का फॉर्मूला लिखा चार्ज अपॉन टाइम। देखो चार्ज करंट के को हमने डिनोट करा था वो आई से डिनोट कर रहा था, चार्ज को डिनोट करेंगे क्यू से, और टाइम को हो गया हमारा टी से। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी बन गया हमारा फॉर्मूला। दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना सीखो। हमारे पास आई का फॉर्मूला हमें पता है क्यू अपॉन टी। तो देखो चार्ज फ्लोज थ्रू टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ये हमारा क्या होगा करंट की डेफिनेशन। अब एक और चीज समझो, अब आपसे पूछ लिया जाएगा करंट की एसआई यूनिट को डिफाइन करो। तो पहले समझो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सबसे पकड़ लो इसी फॉर्मूले को पकड़ दो। देखो करंट की एसआई यूनिट क्या है 1 एम्पियर, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर बेसिकली क्या होता है, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तो उसे हम क्या बोलेंगे 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू 1 सेकेंड इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ओके, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना सीखो। अब आ जाते हैं करंट को हम मेजर किससे करते हैं। करंट को हम मेजर करते हैं डिवाइस नोन एज एमीटर। एमीटर का ध्यान में रखना हमेशा लो रेजिस्टेंस होता है, और इसकी वजह से हम उसको किस में कनेक्टेड करते हैं, सीरीज में कनेक्टेड करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो जुड़े रहना वीडियो के साथ। अब एक और चीज ध्यान में रखना, अभी जैसे हमने अभी भी थोड़ी देर पहले बात करी थी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट ध्यान में रखना अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब करंट की डिस्कवरी हुई थी तब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम में हमको उसी डायरेक्शन में मानते थे जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ से हमें पता लगता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट एक्चुअल में क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम आ जाते हैं करंट के बेसिस पे कुछ, तो करंट के बेस का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि आपको करंट दे रखा है किसी क्वेश्चन में, आई इक्वल टू दे रखा है आपको 0.5 एम्पियर, टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट्स। तो सबसे पहले वी हैव टू चेंज मिनट्स इनटू सेकंड, दैट इज 10 इंटू 60 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 600 आपका क्या होगा सेकंड हो गया। आपको इस क्वेश्चन में निकालना फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो चार्ज देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हमें निकालना क्या है, क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 600। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 300 कूलम। क्लियर है, ऐसा यूनिट जरूर देखना, ऐसा यूनिट का मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, तो अ क्लोज एंड कंटीन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, 1 एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। उसको डिफाइन करना है तो लिख देना कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू 1 सेकंड इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ओके, अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक, देखो पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले एक और पीस में टर्म आती है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सब पोटेंशियल समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है हम किसी चार्ज को एक अननोन पॉइंट से लेके नोन पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। सपोज करो तुम बंक मार के कहीं पे घूमने से लेके अब
गए हो जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट तुम्हारे पेरेंट्स के लिए क्या है, अननोन है। अब तो उस अननोन पॉइंट से अपने नोन पॉइंट दैट इज इक्वल टू घर पे आ रहे हो, तो उसमें जो वर्क डन तुमने करा दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ठीक है, उसी तरह किसी चार्ज को एक हम अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, उसमें उसमें जो वर्क डन करा जाएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑन द अदर साइड, अब तुम गए हो घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर आए हो, तो दोनों ही पॉइंट तुम्हारे पेरेंट्स को क्या है, पता है कि हमारा बच्चा गया है स्कूल और स्कूल से वो वापस घर आया है। तो घर से स्कूल जाने में या स्कूल से घर वापस घर आने में जो तुमने वर्क डन करा है उसको हम बोलेंगे, तो घर से स्कूल जाने में या फिर वापस स्कूल से घर आने में जो तुम्हारा वर्क डन हुआ है दैट इज हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमेशा ध्यान में रखना, वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, in moving a charge from unknown point to known point is electric potential. ठीक है, on the other side, work done in moving a charge from one point to another or between two known points is known as potential difference. Clear है? अननोन पॉइंट से नोन पॉइंट तक लेके आए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नोन बिटवीन टू नोन पॉइंट्स में वर्क डन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। ठीक है, तो हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है चार्ज को मूव कराने में। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो निकल का है W अपॉन Q। ठीक है, और ऐसा ही यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है दैट इज जो होती है 1 वोल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट को भी डिफाइन करेंगे। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस था, इसकी यूनिट थी वोल्टेज या वोल्ट, 1 वोल्ट। वर्क डन की यूनिट होती है 1 जूल और चार्ज की यूनिट होगी 1 कूलम ले लेते हैं। ठीक है, तो when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, it is said to be 1 volt. Clear है? When 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge, then potential difference is said to be 1 volt. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो मेजर करते हैं वो करते हैं अ डिवाइस नोन एज वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे कई बार गलत करके आते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करेंगे वो किससे करेंगे, वोल्ट मीटर से करेंगे। देखो किसी भी सर्किट में जो करंट सप्लाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेल या बैटरी कर रहा है। तो सेल बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। मेजर किससे करेंगे, वोल्ट मीटर से। मेजर किससे करेंगे, वोल्ट मीटर से। और मेंटेन किससे करेंगे, सेल और बैटरी से। ठीक है, और करंट अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अब इसके बेस का कुछ न्यूमेरिकल देख लेता है। Q इक्वल टू दे रखा है 2 कूलम, V दे रखा है आपको 2 वोल्ट। वर्क डन निकालना है, V इक्वल टू आपके पास क्या था, W अपॉन Q। W का फॉर्मूला आ गया Q इंटू V। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 4 जूल। ऐसा यूनिट वर्क की याद रखना, दैट इज गुड जूल। क्लियर है? अब आया था कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ सर्किट पे। जैसे कि हमने बोला था कि मिनिमम 4 कंपोनेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी सर्किट को बनाने के लिए, बट उसके अलावा भी कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। मिनिमम 4 चाहिए, उसके अलावा हम कितने भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द हमारी जो सर्किट की जरूरत है या नीड। देखो 2 तरह के हमने सर्किट पढ़े थे, एक पढ़ा था ओपन सर्किट, एक पढ़ा था क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में हमेशा क्या होगा कि ये देखो ओपन का हमारा डायग्राम है, और क्लोज सर्किट में क्या होगा, ये बीच में डॉट आ जाएगा, दैट मीन्स आपका सर्किट क्या है, क्लोज है और करंट इजीली फ्लो हो सकता है। दिस इज योर साइन ऑफ वायर जॉइंट, जहाँ पे वायर जॉइंट होंगे, और ये साइन है जब वायर क्रॉस हो विदाउट जॉइनिंग के। दिस इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपका रेजिस्टेंस का साइन है। ये रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन है, और एमीटर का ये साइन है आपका। ठीक है, तो ये साइन बेसिकली आप देख लेना, एमसीक्यू में आ सकते हैं। कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज द ओम्स लॉ। इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, ओम्स लॉ को अच्छे से समझना है, बैठो समझो याद करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस का न्यूमेरिकल भी आता है और इसकी डेफिनेशन भी आती है। तो ओम्स लॉ के लिए समझो, सपोज करो आपके पास है कि ये कोई पाइप है जिसके अंदर से पानी क्या होगा, आपका फ्लो हो रहा है, इसके अंदर से कोई पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे पाइप्स के 2 एंड होते हैं, जैसे किसी पाइप के 2 एंड होते हैं, उसी तरह हमारे कोई भी कंडक्टर होता है उसके भी 2 एंड होते हैं। तो जो दोनों एंड्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल कहाँ पे लगता है, हमेशा एंड्स पे लगता है। कहाँ पे लगेगा, हमेशा एंड्स पे लगेगा। और जो करंट है, करंट इसके अंदर से क्या करेगा, फ्लो होगा। लाइक जो वायर है, वायर करंट हमेशा कहाँ से जाएगा, वायर के अंदर से जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कहाँ लगेगा, एंड्स पे लग रहा है, और करंट उस वायर में से कहाँ जो है फ्लो हो रहा है। तो समझो ओम्स लॉ होता क्या है।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट जो इसमें से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके निकल के आता है, आपके I निकल के आता है। दैट मीन्स अगर हम V को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और V को अगर कम करेंगे तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। और वी कैन से दैट अगर करंट को कम करेंगे तो V भी कम होगा, और करंट को बढ़ाएंगे तो V भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो ये क्या हो गया हमारा ओम्स लॉ का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन भी बना सकते हैं। देखो ये V किसको डिनोट कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस, और I किसको डिनोट कर रहा है, करंट को। तो यहाँ से क्या पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर सपोज करो डेफिनेशन भूल जाओ तो इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लेना। अब देखो यहाँ पे जो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और हम क्या लेके आएंगे, एक कांस्टेंट लेके आएंगे, दैट इज योर आर। इस आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब जैसे समझ लो किसी चीज को रजिस्ट करना, और यहाँ पे किसको रजिस्टर करेंगे, करंट को रजिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, ओम होती है। और अगर आपको बोला जाए कि 1 ओम को डिफाइन करो, तो सेम देखो V इक्वल टू आई आर था, तो यहाँ से आर क्या है हमारे पास, V अपॉन आई। ठीक है, तो आर हमारा क्या है, 1 ओम। V की ऐसा यूनिट क्या थी, वोल्ट, 1 वोल्ट। और करंट की ऐसा यूनिट ले लिया हमने, 1 एम्पियर। ठीक है, तो वेरी पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर। हम कह देंगे रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम। अब देखो एक और चीज ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर होता है तो रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द करंट या फ्लो ऑफ चार्ज। बट इसमें एक और चीज आती है आपका, रजिस्टर। क्या आता है, रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी है, दिस इज योर प्रॉपर्टी, और दिस इज डिवाइस। दोनों का काम क्या है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, फ्लो ऑफ करंट को या फ्लो ऑफ करंट या चार्ज को अपोज करना। ठीक है, अब इसी में एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, दैट इज योर रियोस्टेट। रियोस्टेट बेसिकली क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टेंस का एडवांस फॉर्म होता है, जिसका काम क्या होता है, रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ द वोल्टेज। हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो फैन हो, चाहे बल्ब हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्या होता है, सबको करंट की जो कंजप्शन होती है वो अलग अलग होती है। लाइक अगर हम एसी की बात कर रहे हैं, एसी एक ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर टू बल्ब। अब होता क्या है, जब घरों में वोल्टेज या करंट क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन करता है, तो ये रियोस्टेट एज अ सेवियर काम आता है, ताकि अप्लायंसेस ब्रेक डाउन होने से बच सकें। और इसका काम क्या है, करंट को क्या करना, रेगुलेट करना विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ द वोल्टेज। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो आप लोगों ने फ्रिज या एसी के साथ एक डब्बा सा देखा होगा, दैट इज जिसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर को हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। उसका काम क्या करना है, करंट को रेगुलेट करना विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्ट। अब एक क्वेश्चन देखो, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1200 ओम, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, को इसमें पूछा गया है कितना करंट पास होगा। तो B इक्वल टू आपके पास क्या फॉर्मूला है, आई आर है, तो I कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, V इक्वल टू आई आर हमें दे रखता है, यहाँ से I इक्वल टू बनेगा V अपॉन आर। यहाँ से क्या समझते हो, एक अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस को ज्यादा करते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम कर देगी। नाउ दिस क्वेश्चन में तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट हम निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू वोल्टेज हमें देख रखा है कितना, 220, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 1200 ओम। काट कर लेते हैं, दैट इज ये हो जाएगा 60, 11/60। तो इसको जब हम निकालेंगे तो यह देगा हमारा कुछ 0.18 एम्पियर। ओके, तो रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया था कि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, जो जिसमें वो फ्लो ऑफ करंट को क्या करे, अपोज करे। तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पे करता है, रेजिस्टेंस देखो डिपेंड करता है, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। यानी कि अगर सपोज करो कोई कंडक्टर है, सपोज करो ये पहले इतना बड़ा था, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जब इसकी लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसके रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब एक और चीज समझो, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि सपोज करो पहला वायर था हमारा कितना छोटा या पतला वायर था, अब इसी वायर को हमने क्या करा है, बढ़ा दिया है। जब बढ़ा देंगे तो इसमें से क्या करेगा, करंट कम पास कर रहा था और इसमें से करंट क्या करेगा, ज़्यादा पास करेगा। क्लियर है? अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा और जिससे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो भी रेजिस्टेंस हमारा क्या करेगा, बढ़ जाएगा। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जैसे कुछ मटेरियल होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक अगर हम बात करें सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ऑन द अदर साइड जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लाइक हम बोलते हैं वुड लेने, लकड़ी लेने, ठीक है, या लेड लेने, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इसमें से अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती। तो इस डेरिवेशन पे यहाँ पे आपकी एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आती है, लाइक आर जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके चल रहा है, एल के, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है 1/a के। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा बनता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये जो रो है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, दिस इज योर रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो अब ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस एरिया और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। आर इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, रो एन अपॉन ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे रो जो था, रो क्या ना हमारा रेजिस्टिविटी था। तो रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी टू भी डेफिनेशन अगर आती है तो वो भी फॉर्मूले से बनाओ। देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बना लें। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल हैविंग यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, यानी कि ऐसा कोई भी मटेरियल जिसका एरिया यूनिट एरिया हो और यूनिट लेंथ हो, और वो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। तो अब आ जाते हैं रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। देखो ओम मीटर की इसकी भी डेरिवेशन आ जाती है, कैसे आ जाती है वो भी देख लो। आपको बोला जाएगा ड्राइव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखो ड्राइव कैसे करोगे, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट की क्या है, ओम है। एरिया की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर का एक मीटर कट गया, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या बची, ओम मीटर। ये भी डेरिवेशन कर लेना तो दो नंबर में आ जाती है। तो अब एक और चीज ध्यान में रखना, जैसे कि रेजिस्टेंस चेंज कर रहा था जब हम लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, बट रेजिस्टिविटी ना ही चेंज इन लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ही चेंज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, बट किस पे डिपेंड करती है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ही रेजिस्टिविटी पे फर्क आएगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं आएगा। मेटल और अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁸ 10⁸ टू 10⁻6 ओम मीटर के बीच में होती है। ऑन द अदर साइड रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर कहाँ होती है, 10⁻12 टू 10⁻17 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, एलॉय की हमेशा रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल में। क्यों होती है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम एलॉयज को क्यों यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे हीटिंग डिवाइस होते हैं उन सब में। तो दो रीजन इसका हमेशा ध्यान में रखना, पहला एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है, और दूसरा एलॉय क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। जब ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहे हाई टेम्परेचर पे, दैट्स व्हाई इट दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। कॉपर और एल्यूमिनियम आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने वो तो बोला था कि सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, बेटा सिल्वर की सब रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है और सिल्वर का रेजिस्टेंस भी सबसे कम है, बट उसको हम वायर बनाने में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो काफी ज्यादा हमें क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। ऑन द अदर साइड कॉपर इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ सिल्वर, हम यूज कर लेते हैं, जिसकी रेजिस्टिविटी भी काफी ज्यादा लो है और उसका प्राइस भी कम, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, फ्लो कर पाए। अब रेजिस्टिविटी के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आएंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 हो। टेम्परेचर भी दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, बट न्यूमेरिकल में टेम्परेचर का उतना कोई यूज नहीं होगा अभी आपका। डायमीटर दे रखा है 0.3 mm। आपसे क्या पूछा गया है, इसमें रेजिस्टिविटी पूछी गई। तो देखो जो सबसे पहले जो गिवन है आपको क्वेश्चन में वो लिखो। ठीक है, लेंथ हमें कितना देखा है 1 मीटर, रेजिस्टेंस इसका कितना दे रखा है 26 ओम, एंड डायमीटर दे रखा है हमें कितना 0.3 mm। अब एक चीज समझो,
जो आपको मिलीमीटर में दे रखा है उसको इसमें चेंज करना पड़ेगा मीटर। इसमें इस चैप्टर में आपको रेसिस्टिविटी वाले क्वेश्चंस में मोस्टली तो डायमीटर दे रखा होगा, आपको मिलीमीटर में दे रखा होगा, क्योंकि वायर का जो डायमीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो आप उसको किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे, दैट इज़ मल्टीप्लाई 8/10⁻³ मीटर, ठीक है। अब ये 0.83 इंटू 10⁻³ हो गया, इसको हम और लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, डायमीटर। यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस 3 का क्या कर देंगे हम लोग, हाफ कर देंगे, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ओके। अब आ जाओ, हमें फॉर्म निकालना क्या है, हमें निकालना रेजिस्टिविटी। आर इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, रो एल अपॉन ए। यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। क्लियर है। जो चाहिए होता है उसको पहले एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ फेंको। अब वैल्यू डायरेक्टली पुट करो। आर रेजिस्टेंस कितने दे रखा है, 26। एरिया कितना दे रखा है, देखो डायमीटर दे रखा था। वायर का जो एंड होता है, जैसे हमारे पास ये कोई वायर लेंगे, इसका जो एंड होगा वो इन द फॉर्म ऑफ किसके होगा, सर्कल के फॉर्म में। तो इसका हम एरिया क्या लगाएंगे, πr²। अगर 22/7 वैल्यू तब रखना जब दिख रहा हो कुछ 7 से कटने लायक, अदरवाइज क्या रखोगे, 3.14। आर की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 1.5 इंटू 10⁻⁴। तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर अपॉन एरिया। लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर्स को सॉल्व करते हैं। 26 इंटू 3.14 इंटू, देखो 1.5 है, 1.5 यानी कि 15 का स्क्वायर ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर हो गया 225। 1.5 था तो यहाँ पे डॉट आ गया 2 पॉइंट के पार, ठीक है। इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁸। नाउ इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। यूनिट जरूर लिखना, यूनिट के मार्क्स मिलते हैं, क्लियर है। तो इस टाइप ऑफ रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन जरूर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें करना क्या है, डायमीटर जो मिलीमीटर में दे रखा होगा उसको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। अगर रेडियस, फिर वहां से हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। फिर जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो निकालना है, क्लियर है। अब देखो, हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया था। रजिस्टर का काम क्या था, करंट को अपोज करना है या फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना है, ठीक है। अब रजिस्टर को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एक किस्म कर सकते हैं सीरीज में, और एक कर सकते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। सीरीज का मतलब होता है जब कोई भी दो और मोर रजिस्टर को एंड टू एंड हम क्या करें, कनेक्ट कर दें। जैसे कि एक ये रजिस्टर हुआ हमारा, और इसी के साथ में हमने दूसरा रजिस्टर को क्या करा, कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे ये बल्ब है, एक ये बल्ब था, उसी के साथ हमने इस दूसरे बल्ब को लगा दिया, उसी के साथ तीसरे बल्ब को लग दिया। ये हमारा क्या होगा, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। तो अब एक और चीज ध्यान में रखना, सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरेलल कनेक्शन। सेकेंड चीज, सीरीज कनेक्शन में हर एक रजिस्टर में से सेम करंट जाएगा। जैसे देखो, करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट करा पॉजिटिव से, हमने क्या पढ़ा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव से जाएगा, इस वाले में भी सेम करंट जाएगा, इसमें भी सेम करंट जाएगा, और इसमें भी सेम करंट जाएगा, क्लियर है। तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर क्या होगा, सेम होगा, और वोल्टेज क्या होगी, सब में अलग अलग हुई। तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेशन कैसे बनती है, V इक्वल टू ले लेते हैं हम V1 प्लस V2। देखो V क्या था हमारा IR, तो इसको ले लेंगे IR1 प्लस IR2। IR इक्वल टू I कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में क्या देगा, R1 प्लस R2। आई कट गया, तो आर सीरीज हमारे पास कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस जितने भी आपके एन नंबर ऑफ रजिस्टर हो वो, ठीक है। तो ये डेरिवेशन अच्छे से कर लेना रजिस्टर इन सीरीज की, ठीक है। सेम है रेजिस्टेंस इन पैरेलल में। तो पैरेलल में होता क्या है, पैरेलल में बेसिकली करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जो लोड होगा वो क्या करेगा, करंट को डिफरेंट डिवाइस में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, कि ना पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ से अगेन क्या हुआ, आपका करंट गया, बट करंट देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल में एक चीज ध्यान में रखना, कनेक्शन में जो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगी, वो जो तो होगी सेम। सीरीज में क्या था, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या थी, डिफरेंट थी। इसमें क्या होगी, वोल्टेज सेम रहेगी, बट करंट क्या होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। तो अब करंट चेंज हो रहा है तो हम यहाँ से इसकी भी डेरिवेशन कर देते हैं। आई इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। आई क्या होता है, V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन लेते हैं इधर से, तो V कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट गया, 1/RP अगर हम ले लें तो यह देखा हमारे पास कितना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
आर थे। सीरीज अब यहाँ से क्या देख रहे हो, आपको जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पैरेलल कनेक्शन में हमेशा रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा। और सीरीज कनेक्शन में वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा और करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमेशा अभी हमने क्या पता चला, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक फ़ायदा या सीरीज कॉम्बिनेशन का एक नुकसान समझो। जैसे कि यहाँ से करंट पास कर रहा था, अब अगर ये डिवाइस मेरा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, या मान लो ये वाला डिवाइस खराब हो जाता है, करंट यहाँ से तो पास कर गया, बट ये डिवाइस मेरा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो ये जो आपका तीसरा डिवाइस है, इस तक करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये भी हीलो करना क्या हो जाएगा, बंद कर जाएगा। जैसे दिवाली में आपके जो लड़ियाँ लगाते हैं वो होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ऑन द अदर साइड जो आपके घरों में जो कनेक्शन होते हैं, आपके फैन के लिए अलग स्विच होता है, लाइट के लिए अलग स्विच होता है, फ्रिज के लिए अलग स्विच होता है, ये क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हर एक डिवाइस को एक पर्टिकुलर क्या दिया जाता है, स्विच दिया जाता है, जिससे वो ऑपरेट कर सके। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर सपोज़ करो एक डिवाइस आपका काम करना बंद कर जाता है, तो आपके जो बाकी डिवाइसेस हैं वो काम करते रहेंगे, उन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन अ सीरीज़ सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स, द सर्किट इज़ ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क। And different appliances have different requirement of the current which cannot be satisfied in series as current remains same। और तीसरा हम कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से करंट इजीली हमारे क्या हो पाता है, फ्लो हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी कोई भी अप्लायंसेस क्या कर रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन के एडवांटेज अच्छे से याद कर लेना, तीनों लिखे हुए हैं। अब सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, कंडक्टर और 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बाय बैटरी, ठीक है। ये देखो ये कोई कंडक्टर है और ये कोई इलेक्ट्रिक लैंप है, दोनों हमारे किस में कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। तो पहले हमें निकालना है टोटल इसका क्या रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले R1 की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 20 ओम। R2 की वैल्यू दे रखा है हमें कितना, 4 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 24। नाउ सेकेंड पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट। तो सर्किट से हमें करंट निकालना है। तो पहला एक चीज समझो, हमने अभी पढ़ा था सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होगा, दोनों ही रजिस्टर से क्या होगा, सेम जाएगा। तो V इक्वल टू आर पास क्या फॉर्मूला होता है, IR होता है। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन आर। वोल्टेज हमें कितनी दे रखी है इसमें, 6 वोल्ट, और रजिस्टेंस हमने कितना निकाला है, 24 ओम। तो निकाल लेते हैं इसको, कैंसिल करते हैं, दैट इज 1 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। क्लियर है। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। अब लैंप और कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था, ये दे रखा था बैटरी का। हमने बड़ा सीरीज कनेक्शन में दोनों ही कंडक्टर या जो भी रजिस्टर आपके लगा रखे हैं, सबका पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो पहला हम पोटेंशियल किसके लिए निकालेंगे, ये जो आपका कंडक्टर दे रखा है उसके लिए, दूसरा जो आपका लैंप दे रखा है उसके लिए। बी कंडक्टर निकाल लेते हैं जिसका आपका जो रेजिस्टेंस दे रखा है कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है, और करंट हमने कितना निकाला, 0.25 एम्पेयर निकाला। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो दैट इज इक्वल टू 0.25 इंटू उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। और V रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, या जो आपका बल्ब दे रखा है, बल्ब का आपका रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज 20 ओम, और करंट हम निकाल रहे थे 0.25 एम्पियर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम अराउंड 5 वोल्ट। क्लियर है। अब ये अगर पैरेलल के केस में होता तो क्या करते हैं, वो भी समझ लेते हैं, पैरेलल का क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि इन द फिगर 12.10 सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर 5 ओम। R1 दे रखा है 5 ओम, R2 दे रखा है 10 ओम, और R3 दे रखा है हमें कितना, 30 ओम रेस्पेक्टिवली। R1 5 ओम, R2 10 ओम एंड R3 इक्वल टू दे रखा है आपको 30 ओम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और विच हैव बीन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। V इक्वल टू कितना देखा, 12 वोल्ट। तो एक चीज समझो, हमने क्या पढ़ा कि वोल्टेज जो होगी वो सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कि सब में वोल्टेज कितनी जाएगी आपकी, 12 वोल्ट जा रही है। बट जो करंट हो रहा है, करंट देखो यहाँ से तो निकला, बट यहाँ से क्या हुआ, डिवाइड हुआ, एक इस डायरेक्शन में चला गया, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो तीनों ही रजिस्टर के लिए हमें करंट की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले I1 निकाल लेते हैं। आई देखो आई का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर। तो V अपॉन R1 हो जाएगा डैट इज इक्वल टू V 12 दे रखा है, R1 दे रखा है 5, क्या आ जाएगा हमारा 2.4 एम्पेयर। सेम I2 निकाल लेते हैं। I2 हमारे पास क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 अगेन
बी दे रखा 12, R2 दे रखा 10, तो यह देगा 1.2 एम्पियर। एंड I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेट इज V अपॉन R3, दैट इज 12/30, जो आ जाएगा हमारा 0.4 एम्पियर। क्लियर है। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट निकालना है, तो टोटल करंट हम क्या निकालेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो तीनों को, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करके ये तीनों आ जाएगा हमारे पास 2.4, 1.2 और 0.4, 1.6 प्लस 2.4, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। नेक्स्ट बोल रहा है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस देखो तीनों ही किसमें कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/RP इक्वल टू 1 कितने रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है, तो 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, दैट इज 1/RP इक्वल टू हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, अराउंड आपका आ जाएगा 30, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 10/30। यहाँ से RP की वैल्यू निकालनी है, RP कितना हो जाएगा 30/10, दैट इज इक्वल टू RP कितना आ जाएगा हमारे पास 3 ओम। ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ले लो, जब भी वो चलेगा, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे ओवन हो, वो क्या होगा, गर्म होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, पास करती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करती है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, आपस में पोलराइड होंगे, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आपका करेगा, हीट करेगा। तो इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव होगा, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड entirely इन द फॉर्म ऑफ हीट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। होता क्या है जूल्स लॉ में, देखो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है इसे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, it is also directly proportional to the resistance, it is also directly proportional to the time। जहाँ से तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनता है, H=I²RT। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखा। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो भी समझते हैं। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था 9th क्लास में, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से वर्क क्या आ गया, पावर इनटू टाइम। और वर्क इक्वल टू क्या होता है, हमारा एनर्जी होता है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया, पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है। V आई अभी हम पढ़ेंगे आगे, V पावर क्या होती है। और H इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, PI/T हो जाएगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं H इक्वल टू I²RT हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला बन रहा है H के, एक बन रहा है PI/T और एक बन रहा है I²RT। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में आता है कि कोई कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन में लगा होगा, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, H का फॉर्म है H=I²RT। ठीक है, बट अगर आपका कोई कनेक्शन में है पैरेलल में, ठीक है, तो H का जो फॉर्मूला लगाओगे आप लगाओगे वहाँ पे V²/R/T। ये चीज याद रखना ताकि आपकी न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हो। ना कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। हीटिंग इफेक्ट देखो हमारा हीटर में यूज होता है, आयरन में यूज होता है, बल्ब में यूज होता है, फ्यूज में यूज होता है, कई सारी चीजों में हमारे हीटिंग इफेक्ट यूज होता है। सबसे पहले समझते हैं हमने हमारे जो हमारे पहले के बल्ब आते थे उसमें क्या होता था, एक फिलामेंट लगा रहता था। वो फिलामेंट की क्या होता था, वो फिलामेंट किससे मिलकर बना होता था, पहले वो समझो। फिलामेंट बना होकर टंगस्टन से। टंगस्टन से क्यों बनाते थे, ये नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो टंगस्टन से क्यों बनाते थे। टंगस्टन से इसलिए बनाते थे बिकॉज टंगस्टन इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, पहली बात। और दूसरा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी ज्यादा हाई होता है। सेकंड थिंग, उन जो बल्ब जो होता था, बल्ब को फिलामेंट तो टंगस्टन से बनता था, बट बल्ब के अंदर गैस कौन सी भरी होती थी, बल्ब के अंदर इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन और आर्गन भरी होती थी, जिससे कि उनके फिलामेंट की जो लाइफ हो वो काफी ज्यादा लंबी हो जाए। अब आ जाते हैं फ्यूज, इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक। फ्यूज देखो, फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। फ्यूज जो वायर होती है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होती है लाइव वायर के साथ, ताकि अगर सपोज करो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही है, करंट अप एंड डाउन हो रहा है, तो क्या होगा, या वोल्टेज अप एंड डाउन हो रही है तो क्या होगा, जो फ्यूज वायर होगा वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रोकन डाउन कर देगा, जिससे आपके फर्दर अप्लायंसेस खराब होने से बच सकते हैं। अब फ्यूज को क्या करना है, जल्दी से मेल्ट कराना है, जिसकी वजह से हम ऐसे वायर यूज करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, काफी ज्यादा लो हो। दैट्स वाई हमने क्या करा है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन यूज करा है। नहीं तो हम प्योर कॉपर अगर यूज करते तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता। ठीक है, हमने एलॉय यूज करा है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, लो हो गया।
करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ होगी हमेशा स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंस होगी। सपोज़ करो आपका कोई अप्लायंस 5 एम्पीयर पे वर्क कर रहा है, ठीक है? तो आप इस पे जो फ्यूज़ की कैपेसिटी लगाओगे वो लगाओगे अराउंड 6 एम्पीयर के अराउंड। ये नहीं कि 10 एम्पीयर की लगा दो, 10 एम्पीयर की लगाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा, डिवाइस उड़ जाएगा और आपका क्या होगा, ये डिवाइस खराब हो जाएगा। और अगर सपोज़ करो कम कंपेयर की जैसे 4 एम्पीयर की आपने लगा दी, मैक्सिमम कैपेसिटी तो डिवाइस की कितनी थी, 5 एम्पीयर की थी, 4 एम्पीयर की आपने लगा दी, ज़रा-सा वोल्टेज डाउन हुई तो आपका करंट डिवाइस होगा उसमें भी खराब हो सकता है। तो हमेशा स्लाइटली अबव लगेंगे, ठीक है? अगर 5 एम्पीयर का है तो 6 एम्पीयर का लगा देंगे, 10 एम्पीयर का तो 11 एम्पीयर का लगा देंगे। अप्रॉक्सिमेटेस्ट हाईएस्ट वैल्यू। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमें दे रखा है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। अगेन जो दे रखा है उसे लिखो। जूल मतलब जो वर्क डन दे रखा है हमें, डब्ल्यू इक्वल टू कितना दे रखा है 100 जूल, या हीट हमें दे रखी है कितनी 100 जूल, ठीक है? ईच सेकंड यानी कि टाइम कितना दे रखा है हमें 1 सेकंड, रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। हमें निकालना क्या है, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो V निकालने से पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या था H का, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। हमें क्या दे रखा है, इसमें हीट दे रखी है, हमें V की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जो चाहिए उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको तो उस तरफ फेंक देते हैं। V स्क्वायर क्या हो जाएगा, H इंटू R अपॉन टी। H की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 100, इंटू R की वैल्यू दे रखी 4, अपॉन टाइम कितना रखा है हमें 1। तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 400, V की वैल्यू कितनी दी गई अंडर रूट में 400, दैट इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। नाउ कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होती है, देखो, rate at which electric energy is consumed or dissipated in an electric circuit, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है? ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट, क्लियर है? तो पावर क्या होता है, पावर बेसिकली हमारा क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वर्क नहीं ले रहे तो हम क्या ले लेंगे, हीट ले लेंगे, हीट अपॉन टाइम ले लेंगे, ठीक है? तो अब एक और फार्मूला पावर का आएगा हमारा, पावर इक्वल टू V इंटू आई। ये फार्मूला भी पावर का अच्छे से याद कर लेना। देखो अब अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे, सीरीज का फार्मूला हमारा अलग रहेगा और पैरेलल का अलग रहेगा। अगर हमारे से पूछा जाए क्वेश्चन में कि कंपोनेंट्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे हम पावर की फार्मूला क्या लगाएंगे, देखो V की जगह पे क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, तो पावर का वहाँ पे फार्मूला क्या लगा देंगे आई स्क्वायर आर। और अगर पैरेलल में कनेक्शन में है तो वहाँ पे पावर का फार्मूला क्या लगेगा, बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है? दिस इज योर फॉर सीरीज एंड दिस वन इज योर फॉर नाउ सेकंड थिंग, पावर की ऐसा यूनिट क्या थी 1 वॉट, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी 1 वॉट। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज आपकी एनर्जी। देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन, ठीक है? यहाँ पे जो एनर्जी की बात हो रही है वो आपके घर में जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी जाती है उसकी बात भी है। तो एनर्जी यहाँ पे जब निकालनी होगी तो इसी केस में पावर की जो एसआई यूनिट लोगे हमेशा किस में लोगे, किलोवाट में लोगे, और टाइम की एसआई यूनिट क्या लोगे, आर में लोगे। दैट इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया 1 kWh, और 1 kWh इक्वल टू हम बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है? तो घरों में जो आपका बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, यूनिट में आता है। यूनिट में आता है तो अब आपसे पूछा जाएगा कि सपोज करो एक पंखा है 3 घंटे चल रहा है तो उसका एनर्जी निकालो कितना कंज्यूम करेगा वो। तो वो हम किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन। बट उससे पहले समझो 1 यूनिट या 1 kWh में कितने जूल्स होते हैं। तो देखो 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1 किलोवाट हैज 1000 वॉट, और 1 घंटे में सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है? तो इसको जब हम चेंज कर देंगे तो 1 किलोवाट आवर में हमारा जो जूल्स होता है दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो कि 400 वॉट का है और 8 घंटे चल रहा है पर डे, तो 30 दिन में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा वो, जब किलोवाट आवर की जो प्राइस है दैट इज 3 रुपीज पर किलोवाट आवर है, ठीक है? तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, पावर कितना देखा है 400 वॉट दे रखा है, इसको किलोवाट में चेंज कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 kW। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास कितना है, पावर इनटू टाइम, ठीक है? पावर हमारे पास कितना है 0.4 किलोवाट, टाइम कितना है, एक दिन में कितना चल रहा है 8 घंटे चल रहा है, और महीने में कितने दिन चल रहा है 30 दिन चल रहा है। तो ये जो हमारे निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू आ जाएगी 832, 3.2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 0 से पॉइंट हट गया, 3 2 6, 96 kWh या 96 यूनिट, ठीक है?
अब 96 यूनिट का हमें क्या निकालना है, प्राइस भी निकालना है कि कितना रुपए हम लगेंगे। अब इसका कॉस्ट भी निकालना है, तो कॉस्ट निकालने के लिए बेसिकली सिंपल 96 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 288 रुपीज़, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कर लेना है जिसमें निकालना होगा कि कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई भी कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी नोट्स अभी दिख रहे हैं आपको, इन सब पे स्क्रीनशॉट ले लो, इनको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है इस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपना डाउट बता सकते हैं, हम आपको वो समझाएंगे। और एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल और प्लस ये नोट्स कर लोगे, बहुत अच्छे स्कोर कर जाओगे इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।